जय हिंद साथियों। चाहे सुबह का अखबार हो या न्यूज चैनल पर वो चीखती डिबेट्स हो, गांव हो, खेत हो या खेत की वो पगडंडी हो, पान का दुकान हो या कोई ऐसा स्थल जहां पर बैठकर लोग घंटों राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर बहस करते हैं, हर जगह से एक ही सवाल सामने आ रहा है कि क्या अब पढ़ना और पढ़कर आगे बढ़ना और भी मुश्किल होने वाला है। आज हम उस बुनियाद की बात करेंगे जिस पर हमारा और आपके बच्चों का भविष्य टिका हुआ है। अक्सर कहा जाता है कि ज्ञान ही इंसान को मुक्त करता है, लेकिन क्या होगा अगर वही ज्ञान देने वाली संस्थाएं, जिन्हें हम यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नाम से जानते हैं, एक ऐसा पिंजरा तैयार कर दे जिसमें मेरिट का दम घुटने लगे। आज का हमारा विषय है यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026। सुनने में यह शब्द बहुत ही पवित्र लगता है, कौन होगा का विरोध करेगा, लेकिन याद रखिए न्याय के नाम पर अक्सर वो फैसले लिए जाते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए अन्याय का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि क्या यह वाकई एक कानून है या सिर्फ एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, यानी कि नियमों का जाल जो बिना संसद में लंबी बहस के आपके डिग्री और आपके कैरियर की किस्मत लिखने वाला है। आज के वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे, इस नियम के उन प्रोज और कॉन्स का जिनका ढिंढोरा तो पीटा जा रहा है, लेकिन उसका हकीकत क्या है। सबसे बड़ा सवाल, क्या यह नियम समावेशी है यानी कि इंक्लूसिव है, या फिर यह सवर्ण विरोधी मानसिकता का नया औजार। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन क्या है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने का पहला प्रयास वर्ष 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट से शुरू हुआ, जिसमें एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा गया। 1945 में गठित इस समिति ने आरंभ में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली विश्वविद्यालयों का पर्यवेक्षण किया। 1947 तक इसके दायरे में सभी मौजूदा विश्वविद्यालय शामिल हो गए। 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने इसे यूके मॉडल के अनुरूप पुनर्गठित करने की सिफारिश की। 1952 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए अनुदान की देखरेख हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नामित किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा 1953 में औपचारिक रूप से उद्घाटन किए जाने के बाद यह यानी कि यूजीसी वर्ष 1956 में एक वैधानिक निकाय बन गया। यूजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जिसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। इसके प्रमुख कार्यों में विश्वविद्यालय को अनुदान आवंटित करना, उच्च शिक्षा सुधारों पर सलाह देना और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता व मानकों को बढ़ावा देना शामिल है। लेकिन आज यही संस्थान अपने नए नियम को लेकर चर्चा का विषय बन चुका है। अब हम यूजीसी इक्विटी रूल्स 2026 के मुख्य बिंदु को समझेंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, हर यूनिवर्सिटी में एक अलग सेंटर होगा जो केवल भेदभाव के मामले को देखेगा। इक्विटी कमेटी का गठन, इस कमेटी में संस्थान का हेड, प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल होगा, लेकिन इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग, इन सभी का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। कठोर समय सीमा, शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर कमेटी की बैठक होगी। 15 दिनों के भीतर जांच पूरी हो जानी चाहिए और अगले 7 दिनों में यूनिवर्सिटी द्वारा सजा या एक्शन लिया जाना चाहिए। इक्विटी स्क्वाड्स, जैसे एंटी रैगिंग स्क्वाड्स होते हैं, वैसे ही कैंपस में भेदभाव को समाप्त करने के लिए और इससे जुड़े कार्यविधियों को रोकने के लिए इक्विटी स्क्वाड्स होंगे। 24/7 हेल्पलाइन, एक ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर अनिवार्य होगा। व्यापक रूप से अगर इसको हम समझे तो इस बार केवल एससी, एसटी नहीं बल्कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग को भी शामिल किया गया है।
अब हम बात करते हैं इससे जुड़े पक्ष और विपक्ष में लोगों के द्वारा क्या तर्क दिया जा रहा है। इसके समर्थन में जो लोग हैं वो प्रो इक्विटी आर्गुमेंट दे रहे हैं। उनका मानना है कि इससे जातिवाद का अंत होगा। समर्थकों का कहना है कि कैंपस में आज भी छुआछूत और सूक्ष्म भेदभाव होता है। अभी तक न्याय में सालों लग जाते थे, पर अब सिर्फ 22 दिनों में पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। दूसरी तरफ जो लोग इसके विपक्ष में हैं, उनका मानना है कि हमें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां एससी, एसटी, ओबीसी छात्र को अपमान का डर ना हो और सामान्य वर्ग के छात्र को झूठे आरोप का डर न हो। न्याय तब तक अधूरा है जब तक वो यूनिवर्सल ना हो। यदि हम एक वर्ग को सशक्त करना चाहते हैं और निर्भीक बनाना चाहते हैं तो इससे किसी को कोई परहेज नहीं है, लेकिन हमें दूसरे वर्ग को असुरक्षित महसूस कराने का अधिकार नहीं है। असंतुलित कमेटी में जनरल कैटेगरी के प्रतिनिधित्व का कोई विशेष प्रावधान नहीं है, जिससे निष्पक्ष जांच हो पाना संभव नहीं है। इसके दुरुपयोग का डर है क्योंकि झूठी शिकायत के खिलाफ स्पष्ट सुरक्षा प्रावधानों की कमी बताई जा रही है। कुछ लोग इसे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन यानी कि उल्टा भेदभाव मान रहे हैं। अब हम समझेंगे कि प्रीवियस कमिटीज के क्या रिकमेंडेशंस थे। राधा कृष्णन आयोग, इन्होंने भारत में यूजीसी की स्थापना का सुझाव दिया था। इन्होंने मेरिट और चरित्र निर्माण पर जोर दिया था, न कि सख्त प्रशासनिक दंडों पर। कोठारी आयोग, नेशनल एजुकेशन कमीशन, इनका कहना था कि शिक्षा में इक्विटी सामाजिक न्याय से आएगी, न कि कानूनी शिकंजा कसने से। यशपाल समिति, रेनोवेशन एंड रेजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन, इनका मानना था कि यूजीसी का काम है शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, न कि सिर्फ दंड और लाइसेंस देते रहना। थोराट कमेटी 2007 में इनकी रिपोर्ट आई थी और इन्हीं की रिपोर्ट की अनुशंसा पर भारत सरकार ने सन 2012 में पहली बार प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नियम लागू किए थे। इसके तहत सभी यूनिवर्सिटी में एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर की नियुक्ति की गई थी। 2012 में नियम जो बनाए गए थे उसमें सुधार की गुंजाइश थी। फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल और सोशल तीनों इशू को कंबाइंड करके माना था कि इसी चलते हायर ड्रॉप आउट्स भी देखने को मिल रहे हैं। फिर इसके बाद कस्तूरी रंगन रिपोर्ट आता है। नई शिक्षा नीति ने इंक्लूसिव, समावेशी पर जोर दिया। अब हम जानेंगे उन मुद्दों के बारे में जिनको लेकर के विरोध देखने को मिल रहा है। सेलेक्टिव प्रोटेक्शन, सारी कमिटीज एक पक्ष की सुरक्षा की बात करती है जो सही है, लेकिन अगर इस कानून का गलत इस्तेमाल किया गया और सवर्णों को टारगेट किया जाए तो उनके पास अपनी सुरक्षा के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। मेरिट का ह्रास, थोराट कमेटी से लेकर 2026 तक धीरे धीरे एकेडमिक एक्सीलेंस से ज्यादा सोशल आइडेंटिटी मायने रखती है। 22 दिन का प्रपंच जांच अगर इतना जल्दी समाप्त हो जाएगा तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? न्याय अगर इतना जल्दी मिल जाएगा तो न्याय तर्कसंगत है कि नहीं, इस पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि जस्टिस हरीडी, जस्टिस वरीड, पहले हम छात्र थे, फिर हम कोटे में बदले और अब 2026 का यह नियम सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या यह वही एजुकेशन या मॉडर्न एजुकेशन का ख्वाब है जो हमारे पूर्वजों ने कभी देखा था। कैंपस में ध्रुवीकरण, यह नियम छात्रों के बीच इक्विटी के बजाय द्वेष लाएगा। कैंपस का माहौल शिक्षा अर्जन करने के बजाय कानूनी लड़ाई का अखाड़ा बन जाएगा। कानून की भाषा में अगर बात करें तो यह कानून भारत के संविधान के मूल भावना से इतर बात करता है। आर्टिकल 14 इक्वेलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, लेकिन यह नियम सेलेक्टिव है। एक तरफ की बयानबाजी को फ्री स्पीच मानता है और दूसरी तरफ को अपराध। यह इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का उल्लंघन है। आर्टिकल 21 फेयर ट्रायल, संविधान हर नागरिक को निष्पक्ष सुनवाई का हक देता है। यह सुनवाई मात्र 22 दिनों में खत्म करना तर्कसंगत होगा या नहीं, यह करे प्रश्न चिन्ह के साथ आगे बढ़ेगा। आर्टिकल 19 बोलने की आजादी, भेदभाव की परिभाषा इतनी धुंधली है कि छात्र डरे रहेंगे। कोई भी एकेडमिक बहस या सच बोलना हैरेसमेंट करार दिया जा सकता है। यह चिलिंग इफेक्ट पैदा करता है। आर्टिकल 16 अवसर की समानता,
समाधान। बिना किसी ठोस न्यायिक प्रक्रिया के 22 दिन में छात्र को दोषी मान लेना उसके आर्टिकल 16 अवसर की समानता को खत्म कर देता है और यह प्रक्रिया अपने आप में एक सजा बन जाता है। जहां एक और हमारा संविधान इंक्लूसिव जस्टिस की बात करता है, लेकिन वहीं पर यूजीसी टारगेटेड एक्शन पर जोर दे रहा है जो खुद विरोधाभास की अनुभूति करवाता है। विकास में बाधा एक स्वस्थ समाज तब बनता है जब हर छात्र सुरक्षित महसूस करे। कॉलेज के कैंपस में हमेशा से छात्रों के बीच में दोस्ती देखने को मिलता है जो जाति धर्म से ऊपर उठकर आपस में बैठते हैं और कई मुद्दों पर बहस भी करते हैं, जिसमें सामाजिक मुद्दे होते हैं, फॉरेन इश्यूज होते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं और हर व्यक्ति को अपने दिल की बात रखने का पूरा समय मिलता है। उनके मन में कोई डर या भय नहीं होता है। डबल स्टैंडर्ड, कानून की नजर में हर जाति का अपमान समान होना चाहिए, लेकिन यहां सिलेक्टिव जस्टिस है। एक तरफ सवर्ण समाजों को कभी यह सुनने को मिलता है कि उनके खिलाफ नारेबाजी होते हैं, तब इसे फ्री स्पीच का नाम दिया जाता है। वैश्विक तुलना, अब हम देखेंगे कि दुनिया के विकसित देश कैसे निपटते हैं इस भेदभाव से। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। अमेरिका में सिविल राइट्स एक्ट टाइटल 6 के तहत भेदभाव प्रतिबंधित है। वहां किसी विशेष वर्ग के लिए अलग क्विक ट्रायल कमेटी नहीं होती है, वहां ड्यू प्रोसेस का पालन करना अनिवार्य है। यूके, यूनाइटेड किंगडम, इक्वालिटी एक्ट 2010, वहां कानून न्यूट्रल है और अगर किसी गोरे छात्र के साथ भी भेदभाव होती है तो उसे भी वही सुरक्षा मिलती है जो किसी अन्य छात्र के साथ होता है। जबकि यहां यूजीसी नियम सीधे फास्ट ट्रैक सजा की बात करता है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। यह अपने आप में एक डिस्क्रिमिनेशन है। लंबी चर्चा किसी वर्ग के विरोध में नहीं बल्कि न्याय के संतुलन के पक्ष में है। हमने देखा कि कैसे आजादी के बाद राधाकृष्णन आयोग से लेकर थोराट कमेटी 2007 तक सभी विद्वानों ने हमेशा से एक ऐसे कैंपस का सपना देखा जहां छात्र की पहचान उनकी जाति से नहीं बल्कि उनकी योग्यता से हो। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 का सार यह है कि समानता के जिस महान विचार को हम पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए हमने एक ऐसा रास्ता चुन लिया है जो खुद भेदभाव की संभावना को दर्शाता है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि यह सवाल किसी राजनीति या पक्ष और विपक्ष का नहीं है। यह सवाल है उस व्यवस्था का जो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर जाने वाले हैं। लोकतंत्र में किसी भी नियम की सफलता उसकी प्रक्रियागत शुद्धता यानी कि प्रोसीजरल इंटेग्रिटी पर टिकी होती है। हमारा उद्देश्य किसी का विरोध करना नहीं है बल्कि एक ऐसा निष्पक्ष शिक्षा व्यवस्था की मांग करना है जहां संविधान और संस्थान दोनों की गरिमा सुरक्षित रहे। सच्चाई की इस गहरी और कठिन प्रयास में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। सूचना ही शक्ति है, लेकिन साझा की गई सूचना एक परिवर्तन की शुरुआत है। आपके पास ऐसा कोई तर्क या तथ्य हो तो उसे कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।